बजट आया है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस आई हैं, तो उनमें से कुछ चेंजेस में मैंने कहा आपको कुछ और जो है वीडियोस बनाते हैं। तो जनाब हुआ क्या कि जनाब पहले एफबीआर ने कहा जनाब फाइलर और नॉन फाइलर, तो फाइलर के लिए रेट जो है वो कम और नॉन फाइलर के लिए ज़्यादा। फिर उन्होंने कहा ये अजीब सी इस्तेलाह है, फिर उन्होंने इसको एक्टिव टैक्स पेयर और नॉन एक्टिव कर लिया। अब एक और इस्तेलाह आई है और वो ये है कि जनाब एलिजिबल पर्सन और इनएलिजिबल पर्सन। तो ये जो आई है, अब इसका क्या मकसद है, इसके बारे में डिस्कस करने में देखें हुआ क्या है। एफबीआर ने कहा पहले एक्टिव टैक्स पेयर होगा, फिर इनएक्टिव होगा, ठीक है, लेकिन दरमियान में उन्होंने लेट फाइलर, ठीक है, उसका एक किया। अब जो एक्टिव है उसके लिए 3%, जो लेट है उसके लिए 6%, और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 10% टैक्स का वो किया गया, ठीक है। इसी तरह से एक जो अब उन्होंने एक और चीज़ कही है, उन्होंने कहा भाई अगर आपने कोई जो है कार परचेज़ करनी है, आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, या आपने कोई और एसेट जैसे प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, तो भाई पहले आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर्टिफिकेट वैसा जैसा 7E का सर्टिफिकेट है। 7E का सर्टिफिकेट, क्या आपने जो 7E का 1% है वो पे किया हुआ है या नहीं पे किया हो, तो एक सर्टिफिकेट लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अब आपने कार परचेज़ करनी है या बैंक परचेज़ करनी है या कोई प्रॉपर्टी लैंड वगैरह परचेज़ करनी है, तो आपको एक सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अब ये सर्टिफिकेट क्या है, वो एफबीआर में कुछ दिन आया है और उसके बाद वो गायब हो गया है। उसके लिए क्या था, ये सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। करना क्या है, ठीक है क्या कि आपकी जो अकाउंट है वेल्थ स्टेटमेंट, उसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात की गई है, क्या वो इतनी हैं कि आप कोई नई कार, प्रॉपर्टी या ये बैंक अकाउंट खुलवा सके, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक सादा सा फॉर्मेट दिया गया है। आप इधर जिससे आप परचेज करने लगे हैं उसका नाम लिखेंगे, फिर अपना एनटीएन लिखेंगे, उसका एनटीएन लिखेंगे, फिर अपना एनटीएन लिखेंगे, और फिर आपने कौन सी चीज़ खरीदनी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, कार है, वो खरीदना है, वो लिखेंगे। और उसके बाद आप जो है उस एसेट की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे ये वाले जो है आप ऐड करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। जब आप ये प्रोसीड करेंगे तो ये कोड जाएगा, लेकिन इस दौरान वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट को कंगाल लेगा। से आपने कहा है जनाब मेरे एसेट जो है अब मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, एक जो 13 लाख का कोई एसेट ख़रीदने जा रहा हूँ, तो वो देखेंगे आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट। अभी इसकी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में बैंक और आपके ये बॉन्ड्स, आपकी बैंक में इन्वेस्टमेंट यानी करंट अकाउंट वगैरह, और जो दूसरे सेविंग अकाउंट वगैरह, डिमांड डिपॉजिट वगैरह हैं, वो आपके पास जो नेट कैश लिक्विड में पड़ा हुआ है वो, और इस तरह म्यूचुअल फंड वगैरह के इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल में ये होंगे। खैर देखें, अगर वो 10 लाख है, ठीक है, अगर वो क्या है 10 लाख, तो इसका एक 130% वो कितना बनता है, 13 लाख। अब मैक्सिमम इतना ख़रीद सकते हैं, यानी अगर आपके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट 10 लाख आ रहा है और आपने इधर 13 लाख ऐड किया, तो ये आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 14 लाख ऐड किया, ठीक है, तो वो कहेंगे भाईजान आपके ये 10 लाख के जो है 10 लाख के 130% से जो है ये ज़्यादा है, लिहाजा आप नहीं ले सकते। अगर आप यानी ये सर्टिफिकेट कब का बनेगा, 30/6/2025 में आपके पास क्या था, 10 लाख था, तो आप अगले साल 30/6/2026 तक 1,30,000 का लेना चाहते हैं। मीनवाइल अगर आपने कोई लोन लिया तो वो एफबीआर जाके आप कहेंगे मेरे पास 10 लाख है, मैंने 70 लाख का लोन लिया है, मैं अब जो है ये मज़ीद 70 लाख का लोन, मेरे पास 10 लाख था 70 लाख, अब मेरे पास 80 लाख है, 80 लाख की चीज़ ले लूँ, तो ये एफबीआर को प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैंने लोन कहाँ से लिया है, कोई फॉरेन रेमिटेंस लिया है या अपना कोई जो फिक्स एसेट है मैंने वो बेचा है। तो जनाब ये अब तरीक़ाकार चलेगा। अब मज़ीद इस पर अभी अपडेट आना बाकी है, वो आप जो है शायद हमारे चैनल से जब अपडेट आएंगे तो वीडियो बना देंगे, तो हमारे चैनल से आपको उनकी अपडेट भी मिल जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।